तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की ये कहानी बड़ी ही विचित्र कहानी है। इस कहानी में आपको ये सुनने को मिलेगा कि किस तरह एक नॉर्मल इंसान कैसे एक हैवान में तब्दील हो जाता है। अब इसकी आखिरकार वजह क्या रही होगी ये तो आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। बाकी हमारे राइटर की तबीयत अब ठीक ठाक है। मुझे उम्मीद है कि मैं आप सभी के लिए जल्द ही आप लोगों की स्टोरीज लेकर आऊंगा। बस थोड़ा समय और इंतजार बनाए रखें। बाकी बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके साथ गांव में एक ऐसा शैतानी किस्सा घटा जिसके बाद आधा गांव खाली हो गया। और तो और आज भी ये अपने गांव जाने से न जाने क्यों डरता है। चलिए जानते हैं क्या कुछ घटा था इनके साथ। दोस्तों मेरा नाम विक्की राजपूत है। मैं इस वक्त अपने पूरे परिवार के साथ कोलकाता में बस चुका हूं। एक समय मेरा भी था जब मेरे साथ एक अजीब सा किस्सा घटा जिसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि उस घटना की सच्चाई मैं और मेरे परिवार तक ही सीमित है। मैं पिछले 15 सालों से अपने गांव नहीं गया। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मेरा गांव जाने का मन ना हो या शायद मेरी गांव से कोई निजी दुश्मनी हो, पर इसका बहुत ही अलग सा कारण है जिस पर हर कोई विश्वास नहीं करता। इसके पीछे का रहस्य हर किसी के गले नहीं उतरता, लेकिन फिर भी सच तो सच ही होता है जिसे हम झुठला नहीं सकते। दोस्तों मैं उस समय 8वीं कक्षा में था। मैं पढ़ने लिखने में कुछ खास नहीं था, पर फिर भी परीक्षा पास करने जितना तो पढ़ ही लेता था। उन दिनों मेरी एक आदत सी हो गई थी। हमारा जैसे ही स्कूल छूटता वैसे ही हम सारे दोस्त ग्रुप बनाकर प्रकाश दादा के ढाबे पर जाते थे। देखने में वो किसी बड़े ढाबे जैसा नहीं था, बिल्कुल किसी दुकान जैसा लगता था, पर उसमें सारी सुविधाएं थी। प्रकाश दादा हमें बहुत मानते थे। धीरे धीरे हम उनके डेली के ग्राहक हो गए थे। शायद ही कोई दिन होता जब हम उनके ढाबे पर ना जाते थे। वो बात अलग है कि उस समय ज्यादा पैसे ना होने के कारण हम कुछ ज्यादा खरीद नहीं पाते थे और काफी दिन तो ऐसे ही बिना कुछ खरीदे चले जाते थे। लेकिन शायद ही मुझे कोई ऐसा दिन याद हो जिस दिन दादा ने हमें कुछ खाने के लिए ना दिया हो। ऐसे ही एक दिन मैं स्कूल से छूटते ही अपने घर की तरफ दौड़ा क्योंकि मुझे आज कहीं बाहर जाना था। मैं लगभग शाम तक अपने दीदी के घर निकल गया। मैं पूरा एक हफ्ता वहीं पर रहा। वहां मैंने पूरे एक हफ्ते बहुत मजे किए। 7वें दिन मैं अपने घर लौट आया और 8वें दिन से फिर से स्कूल जाना था। आज के दिन जैसे ही स्कूल खत्म होते ही मैं अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर गया तो मैंने देखा कि आज तो ढाबे पर सब कुछ 50% कम दाम में मिल रहा है। मुझे इसका कारण बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अपने दोस्तों से पूछताछ करने पर मुझे ये पता चला कि कल ही दादा का बेटा वापस आ गया है। असल में दादा का भी एक लड़का था जो कहा जाता है कि 1 साल पहले कहीं भाग गया था। असल में 1 साल पहले दादा और उनके बेटे के बीच बहुत बड़ी बहस हुई जिसमें तेज में आकर वो गांव छोड़कर चला गया। उसी के वापस आने की खुशी में आज सब कुछ इतने सस्ते में मिल रहा था। दादा के बेटे का नाम सूरज था। हमने उससे बहुत बात करने की कोशिश की, पर मानो जैसे उसने मौन धारण कर लिया हो। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुन्न पड़ गया हो। इसके बाद का अगला दिन भी एकदम आम दिनों जैसा ही गुजरा। तीसरे दिन पता चला कि किसी कारण दादा की मौत हो गई। दादा एकदम तंदुरुस्त थे, लेकिन किसी को भी उनकी मौत के पीछे का कारण नहीं पता चला। हालांकि अंतिम संस्कार करने के लिए सब लोग सुबह जमा हुए तो सबको ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि जब सूरज ने कहा कि उसने अपने दूसरे गांव के जान पहचान वालों के साथ मिलकर रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया है। सच कहूं तो सबको थोड़ा अजीब तो लगा, पर किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि ये शायद उनका घरेलू मामला था। मैंने तो बस लोगों को आपस में बातें करते सुना था। वैसे ढाबा भी बस एक दिन ही बंद रहा, फिर अगले दिन से ढाबा शुरू हो गया। पर मैं उस ढाबे पर नहीं जाता था क्योंकि सूरज ने अब वहां मांस बेचना शुरू कर दिया था। वहां पर अधिकतर चीजें मांस से बनी हुई ही मिलती थी। वैसे दादा खुद शाकाहारी थे और मैं भी, लेकिन हमारे इधर
किसी को मांस खाने की कोई रोक नहीं थी। सबको काफी हैरानी हुई जानकर कि ढाबे पर अब मांस मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ इससे ढाबे की बिक्री में कोई कमी नहीं आई। उल्टा और भी वहां पर लोग जाने लगे। मेरे कुछ दोस्त भी वहां पर जाते थे। वो आकर मुझसे कहते थे कि तू भी चल हमारे साथ, वहां बहुत अच्छा खाना मिलता है। मैंने कहा मैं मांस नहीं खाता, पर उन लोगों ने कहा कि एक बार खाकर देख ले, हमेशा खाता ही रह जाएगा। पर मैं फिर भी नहीं माना और स्कूल से छूटने के बाद मैं सीधा अपने घर जाता था। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे ही पकड़ लिया और कहा कि एक बार चल तो सही, भले ही तू मत खा। मैंने मेरे दोस्त की इसी रोज की जिद से हामी भर दी और उसके साथ चला गया। मैं वहां जाकर देखता हूं कि ढाबे का पूरा हुलिया बदल चुका है। जो पहले छोटा सा गुमसुम ढाबा था, अब वो बड़ा सा चकाचौंध ढाबा बन चुका था। हम लोग वहां पर बैठे और मेरे दोस्त ने एक चिकन सूप ऑर्डर किया। मुझे तो उसे देखने में भी घिन आ रही थी, पर मेरा दोस्त उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे उसने दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज खाई हो। लेकिन मैं वहां की व्यवस्था देखकर बड़ा हैरान था। वहां की हर एक चीज बहुत कीमती पदार्थ से बनी थी। वहां की टेबल, कुर्सियां इत्यादि सामान टिम्बर वुड से बनी थी। वहां पर एक सामान्य आकार की एक शैतान की मूर्ति भी थी, जिसे सब लोग कहते थे कि संगमरमर से बनी थी। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि वह किस चीज से बनी है। वहां पर बहुत ही साफ सफाई थी। किसी के खाकर उठने के बाद कुछ ही क्षणों में टेबल तुरंत साफ हो जाता था। काफी ज्यादा खर्चा किया था, लेकिन वहां पर एक बात थी कि वहां एक भी कामगार नहीं थे। अकेला सूरज ही सब कुछ संभालता था। खाना बनाने से लेकर पूरे ढाबे का ध्यान रखना, ये सब कुछ वो खुद ही देखता था। वैसे मैं अकेला नहीं था जिसे इस बात से हैरानी होती कि सूरज अकेले इतना सारा काम कैसे कर लेता है। सूरज वहां पर किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था। सूरज से एक ही सवाल 1000 बार पूछे जाने पर उसने बताया कि वो सारे जंगलों के जानवर को मार लाता है। एक दिन लोगों को सूरज के ऊपर बहुत गुस्सा आया। साथ ही कुछ लोग तो सूरज को मारने तक उतर आए थे। कारण ये था कि सूरज के खाने में बड़े बड़े नुकीले नाखून निकल आए थे, जो कि किसी भेड़िए या गीदड़ के लग रहे थे। इस पर हाथापाई में अब जो हुआ वो कोई समझ नहीं सकता। सूरज को जब एक आदमी ने हाथ लगाया, तब सूरज उसकी छाती पर चढ़ के उसके गले को काटने लगा। सूरज एकदम बौखला सा गया था। उसने काटते काटते उसे अधमरा कर दिया। ये सब देख जब उसे छुड़ाने लगे तो वो उछलकर एक आदमी के सिर के बाल चबाने लगा। उसकी ये हरकतें बिल्कुल किसी भेड़िए जैसी थी। उसको पगलाता देख वहां से सारे लोग भाग गए। लोगों में अब उस ढाबे में वापस जाना खौफ का दूसरा नाम बन गया था, क्योंकि जो शख्स इतने दिन से चुपचाप था, आज उसका ये रूप देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी तरह एक दिन की बात है, मैं इन सब बातों से अनजान उस ढाबे के करीब से जा रहा था कि तभी मेरी आंखों पर एक अजीब सी रोशनी चमक पड़ी। वो चमक बहुत तेज थी। मैंने जब रोशनी की दिशा में देखा तो पाया कि ये चमक किसी अंगूठी से आ रही थी, जो कि जमीन में आधी गड़ी हुई थी। वहां की जमीन देखने में काफी नरम थी। मैंने वहां की थोड़ी सी मिट्टी हटाई और मिट्टी हटाने के बाद जो मैंने देखा, यकीन मानिए उससे मेरा दिल दहल गया। वो अंगूठी किसी की उंगली की थी और ठीक वो अंगूठी अभी भी किसी की उंगली में ही लगी हुई थी। बस फर्क इतना था कि वो उंगली कटी हुई थी। दूर से देखने पर ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने गाड़ा है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि नरम मिट्टी के कारण वो वहां पर अपने आप धंस गई है। वो उंगली ठीक ढाबे के बाजू में ही थी। तभी मुझे अंदर से थोड़ी अजीब सी महक भी आने लगी। मैंने ढाबे के अंदर देखने की कोशिश की कि तभी अचानक से जिस डिब्बे के ऊपर मैं खड़ा था, वो डब्बा एकदम से सरक गया। उस डिब्बे के सरकते ही नीचे का ताबूत भी अपने आप सरक गया। पहले तो मैं ये जानकर हैरान था कि इस डब्बे के नीचे ये ताबूत कैसे आया, लेकिन जो मैं देख रहा था उसके बाद तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने देखा कि उस ताबूत में 3 लोगों के कटे हुए सर थे, जिसमें से दादा भी एक थे। मैं ये सब देखते ही डर के मारे वहां से भागने लगा और कांपते हुए ये सारी बात अपने माँ बाबा को बताई। मेरे इतना बताते ही बड़ी तेजी से ये बात पूरे गांव में फैल गई। ठीक उसी शाम सब लोग मिलकर
उस ढाबे की तलाशी करने गए, लेकिन सूरज उस समय ढाबे पर नहीं था। तो सबने मिलकर ढाबे का दरवाजा तोड़ा और जब सबने अंदर जाकर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। लेकिन वहां पर एक कोने में एक नीले रंग का पानी का डब्बा रखा था। तो ठीक जब सबने उस डब्बे का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें खून की एक मोटी परत तैर रही थी। ये देखते ही मानो सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये सब देखकर सबको याद आया कि सूरज जंगल में जानवरों का शिकार करता था और कहता था कि उनके मांस बनाकर वो सबको देता है। यही सब सोचकर सब के सब मिलकर सूरज को जंगल में ढूंढने गए, लेकिन पूरे जंगल में उन्हें सूरज कहीं नहीं मिला। पर एक जगह पर 3 व्यक्तियों की कटी लाश मिली, जिसे अच्छी तरह से छुपाया गया था, जिसमें से एक दादा की थी, जिन्हें देखते ही पता चल रहा था कि किसी ने इन्हें चाकू से काट काट कर मारा हो। ये सब देखकर पूरे गांव वालों के चेहरे के भाव बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तभी कुछ लोगों ने बताया कि जंगल के बगल वाले गांव में एक तांत्रिक है जो कि जिंदा प्राणियों और नवजात शिशुओं की बलि देता है और ठीक ऐसा करके वो शैतान को खुश करता है। साथ ही सूरज जब से घर लौटा है तब से इतना अजीब हो गया है कि हो सकता है सूरज को मोहरा बनाकर वो तांत्रिक इसको अपना हथियार बनाए हुए है। देर रात हो चली थी कि तभी पेड़ की डाल के ऊपर से किसी के गुर्राने की आवाज आई। वो आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी, लेकिन ठीक जब सबने ऊपर की ओर टॉर्च मारा तो पाया कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि सूरज की थी। सबकी नजरें सूरज पर थी। इसे देखकर सूरज कूदता हुआ एक आदमी पर झपटने लगा, पर वहां पर उस समय काफी लोग मौजूद थे। सबने उसको जकड़ लिया था, साथ ही उसकी बहुत पिटाई भी की। लोगों ने उसे मार मार कर बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था, लेकिन सूरज अभी जिंदा था। तो लोगों ने मिलकर उसे गांव के बाहर वाले पोखरे में फिकवा दिया था। गांव वालों को लगा कि शायद सूरज मर गया होगा, लेकिन ये कौन जानता था कि वो तो शायद पहले ही मौत प्राप्त कर चुका था। अब मरे हुए को कौन मार सकता है। इसके बाद सभी ने मिलकर उस तांत्रिक बाबा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां उसका कोई नामो निशान नहीं था। बस वहां पर कुछ जादू टोने का सामान मिला, जिससे ये तो पक्का हो गया था कि वहां जरूर कोई बैठता था। सबके मन में बस एक ही सवाल था, न जाने उस आदमी ने ऐसा क्या किया कि सूरज एकदम से बदल गया। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो ना चाहते हुए भी ये सब करता है। और मेरा तो सभी से यही सवाल है कि आखिर कोई कैसे किसी को अपने वश में कर सकता है। खैर, जो कुछ भी हो, इस किस्से ने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया था, क्योंकि वो जो हरकतें थी वो कोई इंसानों वाली नहीं थी। उस समय जिसने उसको देखा था वही उस पल के डर को समझ सकता है। बस एक यही कारण था कि मैं 15 सालों से अपने गांव नहीं गया। हालांकि अब गांव बिल्कुल ठीक है और ना ही ऐसी कोई हरकतें होती हैं, क्योंकि जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि कई लोग जमीन जायदाद के चक्कर में भी घर में आपस में लड़ बैठते हैं और एक दूसरे को मार भी देते हैं, लेकिन जो सूरज ने किया वो कोई इंसानी तरीका नहीं था। उसे देखकर ये साफ साफ प्रतीत होता था कि जरूर वो कुछ काले जादू की चपेट में था, क्योंकि वो तो सिर्फ एक मोहरा था, काम तो कोई और ही उससे करवा रहा था। दोस्तों, मेरी तरफ से मुझे जितना पता था मैंने आप सभी को एक एक बात शेयर की। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी विक्की की कहानी। मुझे तो इस कहानी से एक ही सीख मिलती है कि कई लोग गलत कामों के चक्करों में फंस जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रॉड और झूठे होते हैं। आप कभी भी इन तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये आपकी मन की शांति के लिए किसी को भी मारने की अनुमति दे सकते हैं, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो। बाकी मैं तो मिलता ही रहूंगा आपको कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।